नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पौधों में प्रजनन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम पशुओं में प्रजनन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं प्रजनन से। देखिए, जीवों में पाया जाने वाला वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी ही जैसी हूबहू उर्वर संतानों को उत्पन्न करते हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि कर पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अर्थात अपने आप को विलुप्त होने से बचाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है। राइट। तो प्रजनन वह प्रक्रम होता है जिसके माध्यम से जीव अपनी ही जैसी हूबहू उर्वरक संतानों को उत्पन्न करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखकर विलुप्त होने से बचाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रजनन वह प्रक्रम होता है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और यह जीवों का एक सर्वप्रमुख लक्षण होता है। क्लियर? अब हम यहाँ पर पशुओं में प्रजनन को समझेंगे। राइट। तो मुख्य परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पशुओं में प्रजनन से क्या तात्पर्य है और पशुओं में प्रजनन क्यों महत्वपूर्ण होता है या पशुओं में प्रजनन का क्या महत्व होता है। राइट। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं पशुओं में प्रजनन को। देखिए, प्रकृति द्वारा प्रायः जो नर पशु है एवं मादा पशु है उसको इस योग्य बनाया जाता है कि प्राकृतिक चेतना जागृत होने पर नर पशु एवं मादा पशु आपस में सहवास करते हैं एवं अपने ही जैसी हूबहू संतानों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। अर्थात प्राकृतिक रूप से पशुओं में भी प्रजनन पाया जाता है। राइट। और इसके लिए जो नर पशु है एवं मादा पशु है वो प्राकृतिक रूप से इस योग्य होते हैं कि प्राकृतिक चेतना जागृत होने पर वो आपस में समागम करते हैं और इस समागम के माध्यम से ही जो है नई संतानों की उत्पत्ति होती है। और पशुओं में जो प्रजनन है वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पशु अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं या अपनी जाति को पृथ्वी से विलुप्त होने से बचाते हैं। अर्थात प्रजनन द्वारा पशु अपनी ही जैसी अन्य उर्वर संतानों की उत्पत्ति करते हैं जिससे वे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और पशुओं की संख्या में जब वृद्धि होती है तो उनकी जाति का अस्तित्व जो है वो पृथ्वी पर बना रहता है। अर्थात पशु भी राइट पशु प्राकृतिक चेतना के माध्यम से जो है विपरीत लिंगी पशुओं के साथ में समागम करते हैं, उससे संतानें उत्पन्न होती हैं और इससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है और इस तरीके से वो पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को विलुप्त होने से बचाने के लिए पशुओं में प्रजनन होता है और ये एक तरीके से क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रजनन हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो पशु हैं उसमें से अधिकांश जो प्रीडेटर हैं या जो अधिकांश पशु हैं वो जंगलों में पाए जाते हैं। राइट। और जंगलों में उनमें प्राकृतिक जो प्रजनन की जो विधि होती है राइट जिसको हमने अभी समझा है उसके माध्यम से वो अपनी जाति या अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। परंतु मनुष्य ने चूंकि अपने हित में चाहे वो कृषि हो या पशुओं से भोज्य पदार्थों की प्राप्ति हो या पशुओं से अन्य उत्पादों की प्राप्ति हो, इसके लिए पशु भी बड़ी संख्या में मानव भी बड़ी संख्या में पशुओं को क्या करता है? पशुओं का पालन करता है। राइट। जिसे हम कहते हैं पशुपालन में। तो यहाँ पर जो प्रजनन का जो महत्व है वो हम यहाँ पर जो है पशुपालन के लिए समझेंगे। राइट। तो एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो पशुओं में जो प्राकृतिक प्रजनन होता है, प्राकृतिक प्रजनन के कारण ही पशु वन क्षेत्रों में यहाँ जिन क्षेत्रों में भी वो पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रजनन से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं एवं अपने अस्तित्व को विलुप्त होने से बचाते हैं। परंतु यहाँ पर जो है प्रजनन को हम पशुपालन में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। राइट। दरअसल क्या है कि मानव अपने हित में पशुओं को पालता है। राइट। और उनसे विभिन्न प्रकार के चाहे दुग्ध उत्पाद हो या भोज्य सामग्री हो या फिर अन्य उत्पाद हो जिसका मानव अपने हित में प्रयोग करता है। इसके लिए जो है पशुपालन किया जाता है। और चूंकि पशुपालन में पशुओं को मानव अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए उनका पालन करता है, इसीलिए मानव की यह भी इच्छा होती है कि पशुओं से उसको अधिक से अधिक लाभ
जैसे अगर मांस की प्राप्ति हो रही है तो वो अच्छी मांस की प्राप्ति हो, या अधिक मात्रा में दूध प्राप्त हो, या फिर अधिक मात्रा में जो है पशुओं से, राइट, अधिक मात्रा में पशुओं से उसको लाभ हो, या किसी पशु का अगर उसने मालवाहक पशु के रूप में उसको मालवाहक पशु के रूप में उसको पालन कर रहा है तो वह अधिक मात्रा में उस पशु से जो है माल ढो सके। इसी तरीके से जिस भी उद्देश्य के लिए उसने पशुपालन किया है, अगर उसके उद्देश्यों के लक्ष्य की पूर्ति होती है तो वह पशुपालन उसके हित में होगा। इसीलिए पशुओं में जो प्रजनन है उसको बहुत ही अच्छे से जो है वर्तमान विधियों से प्रजनन कराया जाता है ताकि पशुओं के गुणों में विकसित किया जाए। इस तरीके से पशु प्रजनन द्वारा जो पालतू पशु हैं उनके जीन प्रारूप में ऐसा सुधार किया जाता है ताकि वो मानव के लिए अधिक उपयोगी हो सके। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पशुओं में जो प्रजनन है तो पशु प्रजनन द्वारा पालतू पशु के जीन में ऐसा परिवर्तन किया जाता है जिससे जो पशु है वो मानव के लिए अधिक उपयोगी हो, और इस तरीके से पशुपालन को जो है वो पशुपालन को और अधिक मानव के हित में बनाया जा रहा है, राइट। अब हम यहाँ से जो पशुओं में प्रजनन का महत्व है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर और भी अच्छे से समझते हैं, राइट। तो पशुओं में प्रजनन का महत्व एवं क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। अब दरअसल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हम महत्व या उद्देश्य पढ़ रहे हैं वो हो जाएगा पशुपालन। पशुपालन में जो जीन, राइट, अगर हमने देखा था कि पशुओं के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनके गुणों में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, और इससे जो भी पशु होता है उसके गुणों में वृद्धि होती है तो वह मानव के लिए क्या होता है, अधिक उपयोगी हो जाता है। और इस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अंतः प्रजनन होता है या बाह्य प्रजनन होता है या जो कृत्रिम प्रजनन होता है ये मनुष्य के लिए बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, और उसका ही जो है हम यहाँ पर महत्व या उद्देश्य को समझ रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर पशुओं में प्रजनन का महत्व या उद्देश्य को यहाँ पर समझ रहे हैं। या फिर अगर परीक्षा में ये भी पूछा जाए कि पशुओं में कृत्रिम प्रजनन के महत्व को लिखिए, या पशुओं में कृत्रिम प्रजनन का महत्व समझाइए, या पशुओं में कृत्रिम प्रजनन का उद्देश्य को लिखिए, तो उसका उत्तर क्या होगा, यही होगा, पशुओं में प्रजनन का महत्व एवं उद्देश्य। अगर हम भूमिका लिखना चाहें तो हमें पता है कि पशु प्रजनन जो है पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगर पशुपालन में पशु से किसी भी मनुष्य को यदि अधिकतम लाभ होता है तो वह व्यक्ति अधिक से अधिक पशुओं का पालन करेगा, साथ ही साथ अपने हित में उन पशुओं के गुणों में वृद्धि भी करना चाहेगा, राइट। और पशु प्रजनन का जो उद्देश्य है वो यही होता है कि पशु के जीन प्रारूप में ऐसा सुधार किया जाए ताकि पशु जो है वो मानव के लिए और अधिक उपयोगी हो जाए। और अगर कोई भी पशु मानव के और अधिक उपयोगी हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है मनुष्य को पशुपालन में इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो जो पशु प्रजनन है, पशु प्रजननों में कई कृत्रिम विधियों से मनुष्य हस्तक्षेप करता है तथा पशुओं को प्रजनन के माध्यम से या कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से उनको और अधिक लाभदायक बनाता है, राइट, जिनको हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि कृत्रिम प्रजनन द्वारा या फिर प्रजनन के द्वारा जो पशु हैं उनको और अधिक उत्तम गुणों युक्त बनाया जाता है। अर्थात उत्तम पशु बनाने के लिए जो कृत्रिम प्रजनन है या पशु प्रजनन का जो है सहारा लिया जाता है, वहीं प्रजनन से पशु समूह की उन्नति भी होती है। जो भी पशु समूह है अगर उसकी संख्या में विलुप्ति हो रही है तो उससे भी उसकी समूह की उन्नति हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्तमान समय में कई जो पशु हैं वो जंगलों से विलुप्त हो रहे हैं, तो उनको पशु प्रजनन या कई कृत्रिम तरीकों से उनकी संख्या में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे पशु समूह की उन्नति होती है। साथ ही साथ जो पशु, राइट, जो पशु मानव के हित के लिए जो है अगर वो जल्दी उनकी उम्र में वृद्धि हो जाएगी तो वो मानव के लिए बहुत ही कम समय में जो है वो
उपयोगी हो जाएंगे। तो पशुओं को शीघ्रता से युवा बनाने के लिए, राइट। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में हमारे देश में एक विडंबना ये बनी हुई है कि कई जो पशु हैं उनको सड़कों पर जो है खुला छोड़ दिया जाता है। उसका कारण ये है कि अगर पशुपालकों को पशुओं को रखना होगा तो उन्हें उन पशुओं को चारा, राइट, उन पशुओं को चारा या उनको पानी देना या एक तरीके से उसमें निवेश करना पड़ेगा, राइट। और जो पशु होते हैं, पशुओं के जो उद्देश्य है अगर हम देखें तो मालवाहक पशु अब जो है ना के बराबर बचे हैं। कृषि में भी पशुओं का जो है उपयोग निरंतर घटता जा रहा है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पशुओं का जो उपयोग है वो अगर हम देखें तो दूध के लिए या अन्य थोड़े बहुत जो हैं कुछ कार्यों में होता है। इस वजह से जब पशुओं में व्यक्ति निवेश नहीं कर पाता है तो वह पशुओं को खुला छोड़ देता है, राइट। और यही कारण यहाँ पर भी स्पष्ट होता है कि अगर पशु अपनी वास्तविक आयु से बड़ा होगा तो जो पशुपालक है उसको 3-4 साल उस पशु की सेवा करनी पड़ेगी, उसको खाना देना पड़ेगा, राइट। इसीलिए कृत्रिम प्रजनन या पशु प्रजनन की अन्य विधियों से ऐसे उपाय किए जाते हैं ताकि पशु शीघ्रता से युवा हो जाए और मनुष्य उसको जल्दी से जल्दी उसका जो है उपभोग कर सके, राइट। साथ ही साथ पशुओं में सहनशीलता बढ़ाने के लिए, राइट, फिर पशु नियमित रूप से बच्चे दें, क्लियर। और साथ ही साथ पशु अधिक समय तक जीवित रहें और उत्पत्ति योग्य रहें ताकि उनसे उनका जो पालन का जो अपेक्षित उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। और साथ ही साथ यहाँ पर पशुओं की अच्छी नस्ल भी जो है प्राप्त हो जाए। इसीलिए जो पशु प्रजनन है, राइट, पशु प्रजनन को इतना महत्व दिया जाता है। और वर्तमान समय में पशुपालन में जो है कृत्रिम तरीके से या अन्य विधियों से पशु प्रजनन को और अधिक जो है विकसित किया जा रहा है ताकि अच्छे से अच्छी किस्म के जो है पशुओं को विकसित किया जा सके और पशुपालन मानव के हित में हो सके, क्लियर। अब पशुओं में प्रजनन के प्रकार को समझते हैं और यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुओं में प्रजनन कितने प्रकार का होता है समझाइए, या फिर पशुओं में विभिन्न प्रकार के प्रजनन को उदाहरण सहित समझाइए, या फिर जो है 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि पशुओं में अंतः प्रजनन क्या होता है समझाइए, या फिर 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संकरण से क्या तात्पर्य है, या क्रमोन्नति क्या होती है, या फिर अंतर्वंश प्रजनन से जो है टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर पशुओं में प्रजनन के प्रकारों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो प्रजनन होता है, प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा लैंगिक प्रजनन, राइट, और दूसरा हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। अब जो लैंगिक प्रजनन है एवं अलैंगिक प्रजनन है, इन पे अंतर क्या है इसको हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो क्या पशुओं में भी लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन होता है? बिल्कुल, राइट, पशुओं में भी जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। और हमने देखा था कि कुछ निम्न जाति के, राइट, या कुछ निम्न श्रेणी के जो जितने भी जीव होते हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक प्रजनन जो कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है, जैसे द्विविखंडन विधि के द्वारा, बहुविखंडन विधि के द्वारा, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में जो है पशुओं में हम लैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर पशुओं में प्रजनन के जो लैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकार हैं उनको यहाँ पर समझते हैं। तो पशुओं में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो फिर 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा प्राकृतिक प्रजनन और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कृत्रिम प्रजनन हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें सभी पशु, राइट, जिसमें पशु प्राकृतिक चेतना के जागृत होने पर अपने विपरीत लिंगी पशु के साथ में समागम करते हैं एवं अपनी जैसी हूबहू संतानों को उत्पन्न करते हैं, तो वह प्राकृतिक प्रजनन कहलाता है, राइट। और प्राकृतिक प्रजनन के माध्यम से ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले पशु अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं।
वहीं दूसरा हो जाएगा जो कृत्रिम प्रजनन हो जाएगा, और कृत्रिम प्रजनन का जो संबंध है वो किससे होता है, पशुपालन से होता है। पशुपालन में मनुष्य पशुओं को पालता है, राइट, ताकि उनसे उसको कई प्रकार के लाभ हो सके, और इसी वजह से कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से उत्तम नस्ल या उत्तम किस्म के पशुओं को विकसित किया जाता है, ताकि वह मनुष्य के लिए और भी अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हो सके। इसके लिए पशुओं में कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है। तो कृत्रिम प्रजनन फिर दो प्रकार का होता है, एक हो जाएगा यहाँ पर अंतः प्रजनन, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बाह्य प्रजनन। फिर यहाँ पर जो अंतः प्रजनन है, अंतः प्रजनन जो है बहुत ही निकट के संबंधी पशुओं के बीच में, तो जब निकट के संबंधी जो है नर एवं मादा पशुओं में होता है वह अंतः प्रजनन होता है, जिसमें संप्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन को पढ़ेंगे। तो वहीं जो बाह्य प्रजनन होता है वह असंबंधी नर पशु एवं मादा पशु के बीच में कराया जाता है, और यह भी फिर क्रमोन्नति या संकरण या बाह्य प्रजनन या भिन्न संकरण के प्रकार का होता है, तो जिनको हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला तो हो जाएगा वही प्राकृतिक प्रजनन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है कि प्रकृति प्रत्येक पशु को इस योग्य बनाती है कि वह प्राकृतिक चेतना जागृत होने पर अपने विपरीत लिंगी पशु के साथ में समागम करता है तथा अपने ही जैसी हूबहू उर्वरक संतानों को उत्पन्न करता है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है और वो अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखते हैं, अर्थात अपने आप को विलुप्त होने से बचाते हैं। वहीं दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कृत्रिम प्रजनन, राइट। तो मैंने बताया है कि मनुष्य कई पशुओं को अपने हित में उनका पालन करता है, और पशुपालन में पशु जितना अधिक मनुष्य के लिए उपयोगी होगा उतना ही मानव का क्या होगा, लाभ होगा। इसीलिए मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए इसीलिए पशुओं को और अधिक जो है उपयोगी बनाने के लिए कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है, राइट। तो यहाँ पर कृत्रिम प्रजनन से तात्पर्य प्रजनन के उद्देश्यों के आधार पर पशुओं का चयन करके उनके मध्य प्रजनन कराया जाता है, जिससे उनके गुणों में वृद्धि की जा सके, राइट। तो प्रजनन के उद्देश्यों के आधार पर पशुओं का चयन करके उनके मध्य कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है, ताकि उनके गुणों में वृद्धि हो सके और इससे मनुष्य का लाभ हो सके। अब जो कृत्रिम प्रजनन होता है, कृत्रिम प्रजनन फिर दो प्रकार का होता है, एक हो जाएगा अंतः प्रजनन और दूसरा हो जाएगा बाह्य प्रजनन। तो हम यहाँ पर अंतः प्रजनन को समझते हैं, राइट। तो पहला हो जाएगा अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन क्या होता है, देखिए, कृत्रिम प्रजनन की वह विधि जिसमें 4 से 5 पीढ़ी तक के नर एवं मादाओं में संभोग होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, अंतः प्रजनन कहा जाता है, राइट। तो कृत्रिम प्रजनन की वह विधि जिसमें 4 से 5 पीढ़ी तक के नर एवं मादाओं में संभोग होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, अंतः प्रजनन कहा जाता है। और ये अंतः प्रजनन फिर दो प्रकार का होता है, एक हो जाएगा संप्रजनन और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर अंतर्वंश प्रजनन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर संप्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन को समझते हैं। संप्रजनन क्या होता है, देखिए, वह कृत्रिम प्रजनन जो बहुत ही निकट के पशुओं में संपन्न कराया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संप्रजनन कहते हैं। तो संप्रजनन जो है बहुत ही निकट के संबंधी नर एवं मादाओं का पारस्परिक सहभाग होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, संप्रजनन कहा जाता है। जैसे माँ बेटे या भाई बहन। अब यहाँ पर आप एक चीज समझें कि जो है जैसे जब पशुपालन किया जाता है, तो पशुपालन में अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के लिए जो नर बछड़ा हो जाएगा या नर जो हो जाएगा भैंसा, राइट, वो एक तो काफ़ी क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, राइट। इसीलिए कई बार किसान के पास में जो भी विपरीत लिंगी पशु होते हैं, उनके बीच में ही जो है क्या होता है, प्रजनन कराया जाता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर आप जो है एक तरीके से देखे जाए तो एक किसान के पास में कोई भैंस है, राइट, और उसका अगर उसकी कोई अगर संतान है, तो कई बार
भैंस की संतान एवं उससे ही प्रजनन कराया जाता है तो उसको ही क्या कहा जाएगा, यहाँ पर संप्रजनन कराया जाएगा, राइट। तो कृत्रिम प्रजनन की वह विधि जिसमें बहुत ही निकट के संबंधी नर एवं मादाओं का पारस्परिक सहवास होता है उसको ही संप्रजनन कहते हैं, जैसे भाई बहन, माँ बेटे, राइट। दूसरा हो जाएगा अंतर्वंश प्रजनन। तो अंतः प्रजनन में संप्रजनन के अलावा जो भी प्रजनन 4 से 5 पीढ़ी के संबंधित नर एवं मादाओं में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर्वंश प्रजनन कहते हैं, राइट। और इस विधि में दूर के संबंधित पशुओं में संभोग होता है, राइट, जैसे चचेरा भाई बहन, पोता दादी दादा पोती, राइट, इत्यादि। तो दूसरा प्रकार हो जाएगा बाह्य प्रजनन हो जाएगा। तो बाह्य प्रजनन क्या होता है, देखिए कृत्रिम प्रजनन का वह प्रकार जिसमें ऐसे नर पशु एवं मादा पशु के बीच में कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है जो कि असंबंधित होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, बाह्य प्रजनन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कृत्रिम प्रजनन का वह प्रकार जिसमें ऐसे असंबंधित नर एवं मादा के बीच में सहवास कराया जाता है, राइट, जिनका 6 पीढ़ियों तक कोई भी संबंध नहीं होता है। तो जिनका 6 पीढ़ियों तक कोई संबंध नहीं होता है वैसे असंबंधित नर एवं मादा के बीच में जो सहवास या जो कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है उसे ही बाह्य प्रजनन कहा जाता है, राइट। और इस प्रजनन के माध्यम से मुख्य रूप से जो बेहतर किस्म के या बेहतर नस्ल के जो सांड होते हैं उनकी गुणों को संततियों में पहुंचाया जाता है ताकि अच्छे सांडों की जो नस्ल है वो आगे भी विकसित हो रहे। फिर जो बाह्य प्रजनन है फिर वो 4 प्रकार का होता है और उन प्रकारों को हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो बाह्य प्रजनन के जो है निम्नलिखित प्रकारों को हम यहाँ पर समझते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, भिन्न संस्करण हो जाएगा। देखिए भिन्न संस्करण बाह्य प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें एक ही नस्ल के असंबंधित जो पशु हैं, अर्थात ऐसे पशु जिनकी 4 से 6 पीढ़ी के बीच कोई भी संबंध ना हो उनके बीच में जो है संकरण कराया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, भिन्न संकरण कहते हैं। तो बाह्य प्रजनन की वह विधि जिसमें एक ही नस्ल के, राइट, एक ही नस्ल के असंबंधित नर एवं मादा के बीच में कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है जिनका 4 से 6 पीढ़ियों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है तो वही क्या कहलाता है, भिन्न संकरण कहलाता है, राइट। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर संकरण हो जाएगा। संकरण क्या होता है कि जब एक नस्ल के नर एवं मादा ना होकर जब 2 अलग अलग नस्लों के नर एवं मादा पशुओं के बीच में जो है प्रजनन कराया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना एक ही नस्ल के जो असंबंधित नर एवं मादा में जो कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है वही भिन्न संकरण होता है। परंतु संकरण का मतलब होता है कि भिन्न नस्ल के जिसमें नर जो है अलग नस्ल की हो और मादा अगर अलग नस्ल का हो, राइट। तो भिन्न नस्ल के शुद्ध पशुओं के नर एवं मादा में उनके बीच जो संतान की उत्पत्ति कराई जाती है वही क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है, राइट। और इस संकरण के माध्यम से ही जो है अधिक दुधारू गायों को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। हमें पता है कि हमारे देश में कई ऐसी जो नस्लें होती हैं जो कि दूध के हिसाब से या फिर कृषि में उपयोग के हिसाब से उतनी उपयुक्त नहीं होती हैं, इसीलिए अलग नस्ल के जो सांड हैं या बछड़े हैं उनके माध्यम से संकरण कराया जाता है। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर क्रमोन्नति। तो देखिए क्रमोन्नति वह प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें उत्तम नस्ल के चुने हुए सांड के द्वारा देसी या अशुद्ध गाय के साथ में कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है। साथ ही साथ वो जो नस्ल है वो आगे भी विकसित हो जाए इसके लिए, राइट, जो संतान पैदा होती है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसी नस्ल के सांड से क्या करते हैं, मिलवाते हैं, जिससे कि क्या होती है, एक अलग ही जो नस्ल है वो विकसित हो जाती है। तो क्रमोन्नति बाह्य प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें उत्तम नस्ल के चुने हुए सांड के द्वारा देसी या अशुद्ध गायों के साथ में मिलाया जाता है और उनसे जो भी संतान उत्पत्ति होती है उसे आगे भी उसी नस्ल के सांड से मिलाते हैं, राइट।
फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर प्रसंस्करण हो जाएगा। देखिए प्रसंस्करण कृत्रिम प्रजनन का वह तरीका होता है जिसमें विभिन्न जाति, अब हम यहाँ पर नस्ल की बात नहीं कर रहे, विभिन्न जाति या प्रजातियों की बात कर रहे हैं, राइट। तो कृत्रिम प्रजनन का वह प्रकार जिसके अंतर्गत विभिन्न जाति या विभिन्न प्रजाति के नर एवं मादाओं में पारस्परिक सहभाग से संतान की उत्पत्ति करवाई जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रसंकरण कहा जाता है, राइट। तो प्रसंकरण कृत्रिम प्रजनन में बाह्य प्रजनन का वह प्रकार होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न जाति या विभिन्न प्रजाति के नर एवं मादाओं के बीच जो है पारस्परिक सहभाग से संतान की उत्पत्ति कराई जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रसंकरण कहा जाता है। और प्रसंकरण से जो भी संतान उत्पन्न होती है उसे ही क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कहा जाता है, या हाइब्रिड नस्ल या हाइब्रिड जो है जाति कही जाती है। और जो प्रसंकरण होता है यह ऊंचे दर्जे का क्या होता है, प्रजनन होता है, जिसके द्वारा नई नई जातियां विकसित की जाती हैं, राइट। और ये प्रसंकरण में जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं, प्रसंकरण से उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनके गुण माता एवं पिता से भी क्या होते हैं, बढ़कर होते हैं। और इन गुणों में अगर हम देखें तो इन गुणों में बढ़ोतरी होती है, जैसे उत्पादन में वृद्धि होती, आकार या भार में वृद्धि होती है, वहीं रोग निरोधन शक्ति में वृद्धि होती है, प्रतिकूल वातावरण से बचाव की शक्ति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस तरीके से जो प्रसंकरण है वो दो विभिन्न जातियों या प्रजातियों के बीच में कराया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर घोड़ी एवं गधे से जो है खच्चर की उत्पत्ति कराई जाती है, वहीं गधी एवं घोड़े से हिरणे आदि, राइट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्रसंकरण। तो ये हमने यहाँ पर बाह्य प्रजनन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम कृत्रिम गर्भधान को समझते हैं, और ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे 5 नंबर का या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृत्रिम गर्भधान क्या होता है, 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृत्रिम गर्भधान के क्या लाभ होते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि कृत्रिम गर्भधान क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों को लिखिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जो कृत्रिम गर्भाधान है, राइट, कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम प्रजनन का ही एक क्या है, प्रारूप होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम प्रजनन का ही एक प्रारूप है, और इसमें नर पशु को या नर पशु से वीर को एकत्रित करके, राइट, और वीर को प्राप्त करके उसको मादा के जनन अंग में प्रवेश कराया जाता है, और इस तरीके से निषेचन संपन्न कराया जाता है ताकि जो है कृत्रिम विधि से गर्भधान हो जाए, और इसे ही क्या कहा जाता है, कृत्रिम गर्भधान कराया जाता है। अर्थात इस विधि में, राइट, इस विधि में नर पशु का मादा पशु से सहवास ना करा करके जो नर पशु का नर युग्मक होता है वह मादा पशु के जनन अंग में उसको प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और मादा पशु में कृत्रिम तरीके से गर्भधान हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, कृत्रिम गर्भधान कहा जाता है। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि कृत्रिम प्रजनन की वह विधि जिसमें नर पशु से वीर या फिर नर पशु के नर युग्मक को कृत्रिम विधि से प्राप्त करके मादा के जनन अंग में स्वच्छता का ध्यान रखकर उचित समय और उचित स्थान पर कृत्रिम विधि द्वारा पहुंचा दिया जाता है, और जिसे ही क्या कहा जाता है, कृत्रिम गर्भधान कहा जाता है। अब कृत्रिम गर्भधान के लाभ क्या होते हैं वो हम यहां पर समझते हैं, राइट। तो कृत्रिम गर्भधान के लाभ क्या है उसको हम यहां पर समझते हैं। देखिए, सामान्य रूप से पृथ्वी पर जितने भी पशु होते हैं वो प्रकृति द्वारा इस योग्य बनाए जाते हैं कि प्राकृतिक चेतना के होने पर वो अपने विपरीत लिंगी पशु के साथ में समागम करते हैं और समागम करते हैं और प्रजनन के माध्यम से अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। परंतु वर्तमान समय में पशु प्रजनन की जो कृत्रिम विधियां हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है ताकि मानव अधिक महत्वपूर्ण, अधिक उपयोगी पशुओं को जो है उत्पादित कर सके
और उनका पशुपालन कर सकें, राइट। इसीलिए कृत्रिम जो गर्भधान है वो कृत्रिम गर्भधान, कृत्रिम प्रजनन का ही एक विकसित रूप है जिससे पशुपालक समुदाय भी सहमत है। और वो क्यों सहमत है, हम इसके महत्व से समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो उत्तम नस्ल के सांड होते हैं वो हर जगह पर उपलब्ध नहीं होते हैं, इसीलिए कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से जो उत्तम सांड हैं उनको अधिक समय तक प्रजनन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से जो उत्तम नस्ल के कृत्रिम सांड, उत्तम नस्ल के जो सांड होते हैं या भैंस वंश के जो भी नर पशु होते हैं उनको अधिक समय के लिए कृत्रिम प्रजनन के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ चाहे वो गाय वंश हो या भैंस वंश हो या अन्य कोई दुधारू पशु हो, उसके जो नर पशु हैं, राइट, जो कि पुराने हो चुके हैं या फिर जख्मी हो चुके हैं या घायल हैं या एक तरीके से अपंग हैं, राइट, तो उन पुराने भारी घायल विकलांग सांडों को या नर पशु को भी लाभ के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, राइट। उन भारी या विकलांग या एक तरीके से जो घायल नर पशु है उसके नर युग्मक को या वीर को एकत्रित किया जा सकता है और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा, राइट, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जो है कृत्रिम प्रजनन संपन्न कराया जाता है। तो इससे जो पुराने एवं घायल नर पशु हैं उनका भी उपयोग जो है सिद्ध हो जाएगा। साथ ही साथ जो उत्तम प्रकार के जो भी सांड हैं या नर पशु हैं, एक तो वो हर जगह पर पाए नहीं जाते हैं और हो सकता है कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में बहुत ही दूरी पर हों। तो यदि उत्तम किस्म का जो नर पशु है अगर वो बहुत दूरी पर है तो इस माध्यम में हम नर युग्मक को एकत्रित करके जो है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से भी जो है कृत्रिम प्रजनन करा सकते हैं। साथ ही साथ जो मादा पशु हैं उनके जनन अंगों के रोग जैसे लगातार क्या हो जाएगा, गर्भपतन हो जाएगा, इसको भी फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पशु जिनमें लैंगिक विधि से जो है प्रजनन कराना बहुत ही कठिन होता है, उन पशुओं में, राइट, जिनमें लैंगिक विधि से प्रजनन कठिन होता है उन्हें भी कृत्रिम विधि द्वारा जो है मिलाया जा सकता है। साथ ही साथ जो छोटे पशुपालक होते हैं जिनको सांड रखने के लिए अच्छा खासा जो है समय या अपनी संपत्ति या धन खर्च करने की आवश्यकता है, उनको भी छुटकारा मिल जाएगा। अर्थात छोटे छोटे जो पशुपालक हैं उनको भी अच्छे किस्म के सांड रखने की जरूरत नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर वह कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से भी उत्तम किस्म का जो है उत्तम किस्म की जो है कृत्रिम तरीके से जो है कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सकता है। साथ ही साथ जो पशुओं का एक बहुत बड़ा समुदाय है उसकी उन्नति कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा ही संभव हो पाई है। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान के लाभ पढ़ लिए हैं। अब हम कृत्रिम गर्भाधान की पद्धति या कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया या कृत्रिम गर्भाधान की विधियों को समझते हैं। और ये भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया को समझाइए या कृत्रिम गर्भाधान की विभिन्न विधियों को लिखिए। तो जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया है उसको निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं और कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है उसको इन भागों से समझ सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा वीर एकत्रीकरण। तो कृत्रिम गर्भाधान जिस नर पशु जो है कृत्रिम गर्भाधान में सबसे पहले उत्तम किस्म के नर पशु को चुना जाता है, चाहे वो गाय वंश हो या भैंस वंश हो। तो गाय वंश या भैंस वंश के जो उत्तम नस्ल के सांड होते हैं या नर पशु होता है, राइट, उसको चुना जाता है और फिर उपकरणों की सहायता से कृत्रिम तरीके से वीर का एकत्रीकरण किया जाता है और एकत्रीकरण के बाद में उसको प्रयोगशाला में भेज देते हैं। फिर क्या होता है, वीर का परीक्षण होता है कि वह कितना उपयुक्त है। तो वीर एकत्रीकरण के पश्चात नर पशु के वीर का परीक्षण किया जाता है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि वह जो वीर है वो कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त है या नहीं। और प्रयोगशाला में जो वीर का परीक्षण है वो 2 विधियों से होता है। एक तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, आंख से परीक्षण हो जाएगा। तो चूंकि जो वीर है ये तरल पदार्थ होता है और क्रीम के रंग का होता है, तो इस आधार पर ही जो है परीक्षण कर लिया जाता है
कि यह उपयुक्त है या नहीं है। और वीर की जो मात्रा होती है वो प्रति सांड 5 मिलीलीटर के लगभग होती है। तो कृत्रिम आंख से परीक्षण के माध्यम से उसकी उपयोगिता का परीक्षण किया जाता है, या फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है उसमें शुक्राणु की गति का परीक्षण करते हैं, और शुक्राणु की गति का परीक्षण करने के पश्चात उसकी उपयोगिता को जो है देखा जाता है। अब क्या हो जाएगा कि अगर वीर को इकट्ठा कर लिया, उसका परीक्षण कर लिया, अब अगर वीर उपयुक्त है, वह कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त है, तो फिर उसका तनुकरण किया जाता है। तो वीर का तनुकरण 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। सबसे पहला तो वीर के तनुकरण में वीर को पतला करते हैं, राइट, और पतला इसलिए करते हैं ताकि वीर को पतला करने का जो मुख्य उद्देश्य है उससे उसमें पौष्टिक तत्वों को डालकर उसकी मात्रा को बढ़ाना होता है। तो वीर तनुकरण में वीर को पतला किया जाता है ताकि उसमें पौष्टिक पदार्थों को डालकर उसकी मात्रा को बढ़ा दे। फलस्वरूप एक सांड के वीर से अधिक गायों को गर्भित किया जा सके, राइट। तो वीर तनुकरण का पहला क्या उद्देश्य होगा कि एक सांड के वीर से अधिक कृत्रिम गर्भाधान को किया जा सके, और साथ ही साथ वीर को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। फिर हो जाएगा अगला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा वीर संरक्षण हो जाएगा। तो वीर तनुकरण के पश्चात उस वीर को जो है संरक्षित किया जाता है, और रसायनों के प्रयोग से कम ताप पर वीर को कार्यशील एवं सुरक्षित जो है रखा जाता है। तो रसायनों के प्रयोग से या कम ताप पर जो वीर्य होता है उसको कार्यशील रखा जाता है एवं सुरक्षित रखा जाता है। फिर क्या हो जाएगा, अगला जो चरण हो जाएगा वो हो जाएगा मादा जननेंद्रिय वीर क्या हो जाएगा, सेचन हो जाएगा। और इस विधि में फिर जो वीर संरक्षण के माध्यम से जो वीर होता है उसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है, और यहाँ पर उचित समय पर, राइट, उचित समय पर इस वीर को या इस नर युग्मक को जो मादा जनन अंग है उसमें प्रवेश कराया जाता है ताकि कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो सके, राइट। अगला हो जाएगा मल्टीपल ओव्यूलेशन, या क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाएगा। दरअसल जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया थी वह यहाँ पर जो है पूरी हो जाती है। ये हमारा नया टॉपिक है, राइट। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन या एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए पशुपालन में कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है जिससे अच्छी नस्ल या अच्छी किस्म के पशुओं को विकसित किया जाता है, परंतु जब कभी भी प्राकृतिक प्रजनन या फिर कृत्रिम वीर्य सेचन विधि अपनाने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में संकरों में सफलता के अवसरों में वृद्धि के लिए अन्य जो आधुनिक तकनीकें हैं उनकी क्या की जाती है, मदद की जाती है। और गौवंश का जो सुधार है वो इसी कार्यक्रम मल्टीपल ओव्यूलेशन जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर के माध्यम से ही किया जा रहा है, राइट। तो जो अन्य आधुनिक तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन क्या होता है, तो देखिए गाय के प्रत्येक जनन चक्र में सामान्यतः एक अंड कोशिका ही क्या होती है, उत्पन्न होती है, राइट। तो गाय के प्रत्येक जनन चक्र में सामान्यतः एक अंड कोशिका ही उत्पन्न होती है, और एमओईटी के चरण में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली एक स्वस्थ गाय को जो फोलेसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका क्या लिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, और इस इंजेक्शन के लगाने से ही जो है पुटक परिपक्वन को प्रेरित किया जाता है, और जिससे सुपर ओव्यूलेशन की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है। अर्थात इस विधि में फोलेसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन देकर पुटिक जो प्रेरकन को प्रेरित किया जाता है और उससे सुपर ओव्यूलेशन की स्थिति बनती है। इसका अर्थ ये है कि जब गाय को इंजेक्शन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है तो गाय एक अंड कोशिका के बदले 6 से 8 अंडकों का क्या करती है, उत्पादन होता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या, संगम हो जाएगा। इसमें गाय का जो उच्च गुणवत्ता वाले सांड का वीर्य है उसका प्रयोग करके कृत्रिम वीर्य सेचन कराया जाता है। बाद में जो बने हुए भ्रूण है उसका स्थानांतरण किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाता है, राइट।
तो जो मांग बढ़ती जा रही है पशुपालन के क्षेत्र में, उसको देखते हुए जो अनुकूल लक्षणों वाले दाता जीव हैं एवं ग्राही जीव हैं, उनमें भ्रूण को क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित करके प्रत्यारोपण किया जाता है। अब हम यहाँ पर भ्रूण प्रत्यारोपण के लाभ समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि भ्रूण प्रत्यारोपण विधि के माध्यम से अल्प समय में उत्तम गुणों वाली अधिक संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ जो संतानहीन प्राणी हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ जो उत्तम पशुओं की संख्या है उसमें तीव्र गति से वृद्धि की जा सकती है। साथ ही साथ जो वांछित पशु हैं या अच्छी जाति या नस्ल के पशु हैं, उनकी मांग को जो है पूरा किया जा सकता है। अर्थात अल्प समय में जो अच्छी किस्म के पशु हैं उनकी जो है वृद्धि की जा सकती है। साथ ही साथ उत्तम नस्ल के जो पशु हैं उनकी मांग को भी अल्प समय में पूर्ण किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर भ्रूण प्रत्यारोपण के भी लाभ हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो पशुओं में प्रजनन है, पशुओं में अलैंगिक प्रजनन हो या लैंगिक प्रजनन, उसमें प्राकृतिक प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन की जो आधुनिक विधियां हैं उनको भी हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है। तो आप अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।